Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start another topic of strategy, that is factors governing right strategic decision. देखो, जब आपने स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है ना, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको माइंड में सेट करके चलने हैं, है ना। तो आपके कुछ 6 to 7 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल कंसिस्टेंसी, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, थर्ड कंसिस्टेंसी विद अवेलेबल रिसोर्सेज, appropriate time, bearable degree of risk, and the last one is enough degree of workability. ठीक है, तो अब हम इनको फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में. देखो, जब भी आपने स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, सो दैट जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे वो कैसी हो, आपकी वर्थफुल हो, है ना. तो क्या कहा गया है इंटरनल कंसिस्टेंसी में? The strategy should be in tune with the objectives of the organization. अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी फ्रेम करते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के स्कोप से बाहर हो, ठीक है, इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट. क्लियर? सेकेंड देखो क्या है, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी. एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में क्या होता है? देखो, सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ ही ट्यूनिंग में ना रहें, आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, है ना. तो आपको इंटरनल की भी नॉलेज हो, एक्सटर्नल की भी नॉलेज हो जब आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं. तो क्या कहा गया है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में? स्ट्रैटेजी शुड बी कंसिस्टेंट नॉट ओनली विद द इंटरनल फैक्टर्स बट इट शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स. It should be so formulated that changes can be introduced in it as and when there is a change in the external factors. देखो, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, आप भी अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस ला पाओ. ठीक है, मीन्स आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो रिजिड ना होकर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए. क्लियर? नाउ थर्ड वन इज कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. देखो, आपको जो भी आप स्ट्रैटेजी फ्रेम करें ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान रखते हुए ही बनानी चाहिए. क्योंकि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बना ली है कि हम सपोज बोल रहे हैं कि मैं 20-50 लाख प्रोडक्ट्स आज सेल करूँगी, है ना, वन डे में, तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, मटीरियल नहीं है, ठीक है, इतनी आपकी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, तो आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने का कोई यूज़ ही नहीं है. सो आप उसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कैसी हो, कंसिस्टेंट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. क्लियर? चलो एक बार रीड करते हैं. स्ट्रैटेजी शुड बी फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द अवेलेबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का यहाँ पर क्या मतलब है? मैन पावर, मनी, मशीन, मटीरियल, मैनेजमेंट एट्सेट्रा. जो आपके मतलब 5M होते हैं ना, आपको वो ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं. ठीक है. फोर्थ वन इज एप्रोप्रिएट ऑफ टाइम. देखो, टाइम का हर जगह पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले इंपॉर्टेंट होता है ना. कैसे? अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है आज के लिए और आप उसे इम्प्लीमेंट कल कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रैटेजी बनाने का ही यूज़ नहीं है, है ना. तो क्या होता है, टाइम फैक्टर ऑक्यूपाइज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी. Only a timely formulated and implemented strategy can successfully accomplish the objectives of the business. जैसे कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपका प्रिंसिपल है, ये आपका एक हम ईडीएम बोल सकते हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट. देखो, अगर आप कोई भी आयरन की कोई शेप देना चाहते हैं, आप उसी टाइम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे जब वो थोड़ा सा गर्म होगा, है ना. अगर आप सॉलिड फॉर्म में स्ट्राइक करते जाएंगे आयरन के ऊपर, तो वो उस पर्टिकुलर शेप में नहीं आ पाएगा. तो यही बोला गया है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट इज़ अ प्रिंसिपल दैट अप्लाइज टू अ स्ट्रैटेजी. इट मीन्स दैट the strategy should be implemented as and when favorable opportunities appears, otherwise it will not be profitable. Next one is bearable degree of risk. देखो, अब आप सिर्फ उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं कि अगर आप रिस्क उठा रहे हैं उतना ही रिस्क उठाएं जितना आप बियर कर सकते हैं. सपोज आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि इसमें आने वाले साल में मे बी 6 to 7 लाख का लॉस हो, है ना, बट आप इतने कैपेबल है कि आप सिर्फ 2 लाख तक का लॉस बियर कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाओगे. ठीक है. स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर एंड देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम रिस्क. हमें पता है स्ट्रैटेजी का मतलब ही क्या है कि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, है ना, और फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, तो कुछ ना कुछ उसमें रिस्क तो एसोसिएट होगा ही होगा. देयरफॉर
There is always some risk, but the risk should be to the extent that an organization can easily be faced. For example, if we introduce a scheme of 2 things extra for buying 2 in response of the competing company. देखो आपकी जो राइवल कंपनी है, जो आपकी competing firms हैं, वो क्या कर रही थी, उन्होंने एक ऑफर चलाया हुआ था कि आपके जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो competing firm के जो कस्टमर्स हैं, अगर कोई 2 प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको उनके साथ 2 प्रोडक्ट फ्री दिए जाएंगे, है ना। आपने भी उनको देख के स्टार्ट कर दी ऑफरिंग्स, बट आप ये देखेंगे कि क्या कैपेबल हैं आप इतनी कॉस्ट बियर करने के लिए। अगर आप बियर करने के लिए एबल ही नहीं है कॉस्ट को, तो आपको ऐसी ऑफरिंग्स नहीं रखनी चाहिए, ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। वी शुड इंश्योर वेदर वी आर एबल ऑफ डूइंग सो। इट मीन्स वेदर आर इनकम बी एबल टू मीट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? तो आप सिर्फ उतना ही रिस्क उठाएं जितना आपको पता है कि हम बियर कर पाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो रिस्क बियरेबल हो। नेक्स्ट वन इज एनफ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। Strategy should be easily workable. In other words, it should have the capacity to surmount all the obstacles and accomplish the objectives of the organization. देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। क्या लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपकी वर्केबल में हो, मीन्स काम करो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी हवा में कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो इंश्योर नहीं हो पा रही है कि वो इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका स्ट्रैटेजी के ऐसे कौन कौन से बनाने के टाइम पे फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में सेट करके चलने हैं। फर्स्ट था आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी, सेकंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, थर्ड कंसिस्टेंट विद अवेलेबल रिसोर्सेज, फोर्थ एप्रोप्रिएट टाइम, फिफ्थ बियरेबल डिग्री ऑफ रिस्क, एंड द लास्ट वन इज एनफ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।